आज जो है क्लास 11th का जो है अगला लेक्चर देखते हैं। तो ये यहाँ पे जो है इसके पहले जो है थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल टॉपिक है और वो है मेजरमेंट ऑफ मास एंड टाइम। तो मेजरमेंट ऑफ मास एंड टाइम में कोई मेथड्स नहीं है, वहाँ पे बस रेंज देखना है। तो उसकी वीडियो बाद में आएगी, वो सिर्फ थियरी पार्ट है, तो उसको पढ़ने से भी काम चल जाएगा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट और अगला पार्ट है वो ये पार्ट है। इसमें दो ही चीज़ें और इम्पॉर्टेंट बची हैं, एक ये और एक डायमेंशन एनालिसिस। तो हम यहाँ पे एक्यूरेसी, प्रिसीशन और एरर्स की बात करेंगे। ये तीन चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक्यूरेसी और प्रिसीशन का तो बस डेफिनेशंस देखना है हमें, और ये मतलब क्या होता है, इसके मीनिंग्स के बारे में जानना है। पर यहाँ पे टाइप ऑफ एरर्स जो आती हैं, एरर का कैलकुलेशंस और किस तरीके से इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस में जो एरर कैलकुलेशंस होती है उसको कैसे करेंगे कि हमारे एडिशन में जो एरर आती है वो कैसे रिमूव होगी। तो यहाँ पे एरर को, एरर की टाइप्स को और उसके रिमूवल को, तीनों को पढ़ना है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका ये है, ठीक है, एरर्स। तो यहाँ पे आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन को मैं बहुत ही आसान वे में समझाने की कोशिश करता हूँ, और सारी चीज़ों को विद एग्जांपल्स, ठीक है। होप कि आपको समझ में आएगा। आप केयरफुली इन चीज़ों को सुनने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक लेंथ है, अभी मैं एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ, तो अभी एक्यूरेसी की डेफिनेशन वगैरह सब देखेंगे। मान लिया मेरे पास एक स्टिक है और इसको मैंने अपने स्केल से क्या किया, मुझे मेज़र करना है, तो मैंने मेज़र किया और मेरे पास एक स्केल है, ठीक है। और उस स्केल पे मैंने यहाँ पे रखा, यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 0 है। फिर यहाँ पे ऐसे ही इसके बीच में आपको पता है गैप्स होते हैं 2, ठीक है, 3 और यहाँ पे 4 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैप्स होते हैं, ठीक है। तो मान लिया कि ये कहीं ना कहीं इस बीच में अकर कर रहा है, 1 2 3 4 5, यानी 5 और 6 के बीच में आ रहा है, ठीक है। 5 और 6 के बीच में आ रहा है, तो इसकी स्केल को, लेंथ को क्या लिखेंगे, 1, ये 1 गैप है, 1 2 और 2 पॉइंट, ये जो स्टिक है इसका क्या लिखेंगे, 2 पॉइंट। अब देखो 5 के, ये 5 के बाद आ रहा है तो कोई 2.5 भी लिख सकता है, ये 6 के पहले आ रहा है तो कोई मान लो 2.6 लिख दिया। दो पर्सन है और दोनों ने अलग अलग रीडिंग लिखी, दोनों ने अलग अलग रीडिंग्स लिखी। अब पहली बात कि ना तो ये 2.5 है ना ही 2.6 है, ठीक है, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। अब ये एक्यूरेट वैल्यू क्यों नहीं है, क्योंकि इसके बीच में हमारे पास कुछ है नहीं जो मेज़र कर पाए। यानी जो हमारा मीटर स्केल होता है, जो मीटर स्केल होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा या फिर मतलब बहुत ज़्यादा, तो वो कितना मेज़र कर सकता है, कितना, एक गैप के बराबर। और आपको पता है कि ये एक कितना होता है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें जो एक पार्ट होता है वो कितने का होता है, 1 मिलीमीटर का, इतना ही होता है ना, 1 मिलीमीटर का, ठीक है। तो अगर इसको सेंटीमीटर में देखें तो कितना हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर। तो जो हमारा मीटर स्केल है वो 0.1 सेंटीमीटर तक करेक्ट मेज़र कर सकता है। मतलब अगर 2.5 है तो यहाँ पे 2.5 मेज़र कर लेगा, 2.6, लेकिन इसके बीच में इससे और कम, जैसे मान लो हमें चाहिए कि 0.12 मेज़र करना है, तो ये मेज़र नहीं हो पाएगा मीटर स्केल में, क्योंकि मीटर स्केल का प्रिसीशन इतना नहीं है। तो ये बहुत सारे वर्ड्स आपको सुनने को मिलते होंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। एक्यूरेसी, ये एक्यूरेसी क्या होता है इसको देखते हैं, ठीक है। तो आपका एक जो एक्यूरेसी है उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले, ठीक है। इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द measured value is to the true value of, अभी आपको बताता हूँ मैं ट्रू वैल्यू क्या होता है, ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, ठीक है। ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि जैसे मान लिया एक मेरे पास स्टिक है और इसकी एक्चुअल लेंथ है 2.65, 2.65 एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल वैल्यू है 2.65, ठीक है। और इसको जो है किसी ने मेज़र किया, क्या मेज़र किया, किसी ने मेज़र किया, या फिर 1 डिजिट ले लेते हैं,
2.6 ले लेते हैं, और किसी ने मेज़र किया, जैसे मान लो फर्स्ट पर्सन ने मेज़र किया 2.5 और सेकंड पर्सन ने मेज़र किया 2.7, ठीक है, दो लोगों ने मेज़र किया। तो एक्यूरेसी ये बताता है कि जो हमारा मेज़रमेंट है वो कितना करीब है एक्चुअल वैल्यू के। ट्रू वैल्यू को बोलते हैं एक्चुअल वैल्यू। यहाँ पे ट्रू वैल्यू आ रहा है वो इसकी रियल वैल्यू होती है, जो हम स्केल से, मान लो किसी ने बहुत ही हाई रेजोल्यूशन स्केल से मेज़र किया हुआ है, तो ये क्या कहलाता है 2.6, ये एक्यूरेसी कहलाती है। तो ये एक्यूरेट वैल्यू है, और ये किसी ने मेज़र किया तो ये एक्यूरेट वैल्यू से कितना ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है, कितना ज़्यादा क्लोज है, कौन ये, मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि ये ज़्यादा एक्यूरेट है या ये ज़्यादा एक्यूरेट है, या फिर मान लो एक और तीसरा आदमी है उसने 2.4 मेज़र किया, तो कौन सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है? ये उसके जस्ट पास में है 6.0, और ये भी उससे आगे चला गया है, पॉजिटिव में चला गया है, तो ये भी उसके जस्ट पास है, लेकिन उससे बहुत दूर है, 2.4 उससे बहुत दूर है। ये मान लिया कि एक्चुअल वैल्यू थी इसकी, और किसी ने स्केल से मेज़र किया। अब ये गलती आती क्यों है? पहली बात, हो सकता है कि इस स्केल की कैपेसिटी ना हो कि बहुत छोटे माइनर डिस्टेंस को, जैसे कि ये 0.1 सेंटीमीटर से कम को नहीं मेज़र कर सकता। दूसरा, किसी का रखने का तरीका। तीसरा, टेम्परेचर बढ़ गया है तो इसका जो एक्सपेंशन हो चुका है और थोड़ा सा बढ़ चुका है इसका लेंथ, ठीक है, या फिर ठंडी बढ़ रही है तो थोड़ा सिकुड़ चुका है ये, तो क्योंकि स्केल वगैरह मेटल के ही बने होते हैं तो उस पर गर्मी और ठंडी का असर पड़ेगा, और या फिर कोई पकड़ रहा है, और हमारी आपको पता ही है कि कोई अगर मान लो सिर्फ एक आंख से देख पाता है तो उसका रीडिंग भी डिफरेंट होगा, क्योंकि आंखों के देखने में भी वेरिएशन है, कोई लेफ्ट आई से देख रहा है, कोई राइट आई से केवल देख रहा है, तो भी वेरी करेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का जो वेरिएशन आता है वो क्या कहलाता है? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है? इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज, मतलब ये बताता है कि एक्चुअल वैल्यू से हमारी जो वैल्यू है कितनी क्लोज है, कितना एक्यूरेट है, कितना पास में है हम उसके, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होती है कि ये जो है, जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी क्लोज है एक्चुअल वैल्यू से, यानी ट्रू वैल्यू से, ठीक है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लिया कि एग्जांपल ले लिया कि जो ट्रू वैल्यू है वो क्या है 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो दो मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वन, ये क्या किया 3.8 सेंटीमीटर मेज़र किया, और जो दूसरा बंदा है उसने क्या मेज़र किया, इसने मेज़र किया 3.6, ठीक है। तो ये एक्यूरेसी हमें बताता है कि ये वाला आंसर ज़्यादा एक्यूरेट है इन कंपैरिजन टू दिस आंसर, ठीक है। ये बताता है कि ये ज़्यादा एक्यूरेट है इन कंपैरिजन टू दिस आंसर, ये कम एक्यूरेट है। तो एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी ये बताती है हमें कि हमारा आंसर कितना क्लोज है इसके, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एक्यूरेसी, ठीक है। एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी ये बताता है कि हमारा जो एक्चुअल मेजरमेंट है वो क्लोज में ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, जो हमने मेजरमेंट लिया है वो एक्चुअल वैल्यू के कितना क्लोज है, कितना ज़्यादा वेरी कर रहा है, कितना इधर उधर है, कुछ इस तरीके की चीज़ें बताता है, ठीक है। अब ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स, ठीक है, इट डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर्स। और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपका लिमिटेशन ऑफ स्केल्स की, स्केल की लिमिटेशन होती है कि वो कितना मेज़र कर सकता है, कितना नहीं, या कितनी छोटी चीज़ों को मेज़र कर सकता है। अब इससे हम जो है बहुत ही छोटी चीज़ों को मेज़र नहीं कर सकते, क्यों? ये जो गैप है इसके बीच में अगर कुछ आता है तो हमें नहीं पता चलता क्या है, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, और मेज़रमेंट में भी कोई मेज़र करते वक्त हम देखने में भी कोई डिफेक्ट आ सकता है, जैसे मेज़र कर रहे हैं और डिपेंड अपॉन पर्सन, ह्यूमन और पर्सन, कि वो कैसे इसको रीड करता है, रीडिंग को, ठीक है। तो कुछ कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे अभी आपको आगे देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे मान लिया किसी लोहे की स्केल को हम मेज़र कर रहे हैं पर वो गर्मी में मेज़र कर रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा दिखाएगा क्योंकि वो फैल चुका होगा, तो जो रीडिंग आएगी वो फॉल्स होगी क्योंकि एक्चुअल वैल्यू वो नहीं है, क्योंकि वो एक्सपेंड हो चुका है। तो बहुत सारी चीज़ें भी आएंगी, तो फिलहाल इतना ज़्यादा वो नहीं जाना है। तो ट्रू वैल्यू क्या होती है? एक्चुअल वैल्यू। अब एक बात और, यहाँ पे एक टर्म और आएगा लीस्ट काउंट, वो आगे देखेंगे क्या होता है। लीस्ट काउंट क्या होता है? जैसे मीटर स्केल है तो मीटर स्केल मिनिमम कितना मेजर कर सकता है उसे कहते हैं लीस्ट काउंट। कोई भी डिवाइस मिनिमली कितना मेजर कर सकता है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है वो कहलाती है लीस्ट काउंट।
तो लीस्ट काउंट क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ स्केल। जैसे ये जो है इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, मिलीमीटर, यानी 1.1 सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट हो गया। रिजोल्यूशन हो गया, तो लीस्ट काउंट और रिजोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि इससे कम ये इससे मतलब इसका बॉर्डर है, इससे ज़्यादा ये मेज़र नहीं कर सकता। अगर इससे ज़्यादा छोटी डिस्टेंस है तो बिल्कुल मेज़र नहीं कर पाएगा, वो कहलाता है इसका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन या फिर लीस्ट काउंट। उसको आगे देखेंगे लीस्ट काउंट क्या होता है डिटेल में, ठीक है। पहले ये सारे फैक्टर्स हैं। एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी हमें ये बताती है कि जैसे हमारा जो आंसर आ गया, तो एक्यूरेसी से हमें ये पता चल, एक्यूरेसी का मतलब ये है कि हमारा आंसर कितना क्लोज है, कितना डिफरेंस है हमारे आंसर में, ये बताता है एक्यूरेसी, ठीक है। अब एक और टर्म आता है प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता है, इसको देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पे आप देख ही लो, रिजोल्यूशन दो टर्म्स आते हैं, इसको देख लेते हैं। रिजोल्यूशन, ठीक है, या फिर लीस्ट काउंट, ठीक है। ये क्या होता है, मिनिमम वैल्यू दैट a scale can count or measure is called least count or resolution limit of that device, that instrument, ठीक है। जैसे मीटर स्केल ले लिया, तो मीटर स्केल कितना मेजर कर सकता है, मीटर स्केल जो है वो 0.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। मिनिमम जो उसके बीच का गैप होता है वो 1 मिलीमीटर का होता है, जिसको आप बदलोगे सेंटीमीटर में तो वो इतना दिखाएगा, ठीक है। तो ये इसका लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब प्रिसीजन क्या होता है, अब आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो मैं कहूँ, जैसे आप ऐसा कर लेते हैं कि एक डिवीज़न ले लेते हैं 1/7, ठीक है। इसको एक ले लेते हैं डिवीज़न, और इसको यहाँ पे थोड़ा सा डिवीज़न फटाक से कर लेते हैं, या फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं 13, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमने ले लिया 13, तो यहाँ पे 7 1 7 और 6, तो यहाँ पे डेसिमल लग गया 0, फिर यहाँ पे 40 और 7 35, और ये हो गया आपका 5 50 7 7 49 1 0 7 1 7 और 3, ठीक है। मान लिया ऐसा कुछ ये डिवीजन ऐसे जा रहा है और ये इसका वैल्यू है, ठीक है। तो इस एग्जांपल की हेल्प से हम प्रिसीजन को समझेंगे, ठीक है। तो पहले प्रिसीजन की डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ प्रिसीजन क्या होता है, ठीक है। तो प्रिसीजन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। it tells us to what resolution और लिमिट, इसका मतलब आप समझो कितने कम से कम या छोटी से छोटी चीज़ों को लिमिट, द क्वांटिटी इज मेजर्ड। जैसे मान लो हमें इसको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया 3.7, ठीक है। तो किसी ने आंसर दे दिया कि मेरा आंसर आया 1.8, और ये सिंगल प्रिसीजन है, सिंगल पॉइंट प्रिसीजन कि डेसिमल के 1 पॉइंट तक ये प्रिसीजन है, तो ये डेसिमल के 1 पॉइंट तक सही है। कोई दूसरा आया, पहला बंदा इसको ये आंसर देता है, दूसरा बंदा आया और उसने इसी को 1.85 कहा, तो ये डबल प्रिसीजन है, डेसिमल के 2 डिजिट तक की सही वैल्यू है, तो इसका ये मोर प्रिसाइज आंसर है इन कंपेरिजन टू दिस, क्योंकि ये सिंगल। अब इसको बहुत ज़्यादा लोग 1.80 एज्यूम कर सकते हैं, इसके आगे 0 ही एज्यूम करेंगे, पर ये एक्चुअल वैल्यू ये है। तो प्रिसीजन का मतलब होता है कि डेसिमल के कितने प्लेसेस तक करेक्ट आंसर है, ये बताता है कि डेसिमल के कितने आंसर, मतलब कितना करेक्टली ये मेजर कर सकता है आफ्टर डेसिमल, या फिर मिनिमली कितना मेजर कर सकता है, ठीक है। इट टेल अस अबाउट व्हाट रिजोल्यूशन या और लिमिट, यानी कितना कम से कम डिस्टेंस तक ये, जैसे मान लिया डेसिमल के 2 प्लेस
बहुत छोटा हो गया, डेसिमल की 3 प्लेस और छोटा हो गया। तो तीसरा बंदा आता है और वो इसको ऐसे लिखता है 1.857। तो ये मोर प्रिसाइज है इसके कंपैरिजन में। तो जैसे जैसे डेसिमल की डिजिट्स बढ़ती जाएंगी ये प्रिसीजन बढ़ता जाएगा। तो प्रिसीजन का मतलब होता है, एक्यूरेसी का मतलब होता है कि हम एक्चुअल वैल्यू से कितना इधर उधर है। जैसे इसमें और इसमें एक्यूरेसी देखी जाए तो ये देखा जाए कि ये कितना पास में है। तो यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, और ये देखेंगे तो इन दोनों में कौन ज़्यादा एक्यूरेट है, ये, और इन दोनों में कौन एक्यूरेट है, ये। तो एक्यूरेसी तो प्रिसीजन के साथ बढ़ती जाएगी, जितना ज़्यादा प्रिसीजन होगा उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। तो प्रिसीजन का मतलब ये होता है कि कितने डेसिमल के डिजिट तक, सिंपली समझ लो कि कितने डेसिमल के डिजिट्स तक हम आंसर करेक्ट निकाल सकते हैं, डेसिमल की कितने प्लेस तक आंसर करेक्ट आ सकता है, या कितनी छोटी चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, कुछ इस तरीके का है। ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लिखूं 1.5 और दूसरा है 1.56, तो ये मोर प्रिसाइज है। क्यों? इसमें 2 डिजिट तक की वैल्यू पता है और इसमें सिर्फ 1 डिजिट तक की वैल्यू पता है, तो मोर प्रिसाइज है ये। ठीक है, तो एक्यूरेसी के और कितना करीब जाते हैं और कितना माइन्यूट मेजरमेंट लेते हैं वो कहलाता है हमारा प्रिसीजन। अब इसमें देखना ये है कि सभी प्रिसीजन वैल्यू एक्यूरेट हों। जैसे मान लो इसकी ये वैल्यू ये थी, प्रिसीजन इसका 3 डेसिमल प्लेस तक है। ठीक है, पर यहीं पे अगर मान लो कोई लिखता 1.812, इससे तो बेटर है पर एक्चुअल वैल्यू से दूर है। तो प्रिसीजन का मतलब ये नहीं समझ सकते कि वो एक्यूरेसी की तरफ बढ़ेगा, इस बात को याद रखो। प्रिसीजन यहाँ पे भी 3 डिजिट का है, यहाँ पे भी 3 डिजिट का है, पर मोर एक्यूरेट ये है। तो प्रिसीजन बस इतना बताता है कि हम और डिजिट तक की वैल्यू जान पाते हैं, और एक्यूरेसी उतना ज़्यादा इस पर डिपेंड नहीं करती है। एक्यूरेसी अलग चीज़ है, एक्यूरेसी का मतलब ट्रू वैल्यू से कितना क्लोज है। ठीक है, और प्रिसीजन का मतलब कितने डेसिमल तक हम सही वैल्यू निकाल पा रहे हैं, मोटे मोटे तौर पे ऐसा समझ लो, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये था आपका एक्यूरेसी और प्रिसीजन। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। प्रिसीजन का मतलब ये नहीं कि वो बहुत ही एक्यूरेट की तरफ जा रहा है, प्रिसीजन का मतलब बस ये है कि हम कितना माइनरली, कितने छोटी से छोटी वैल्यू को मेज़र कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास डेसिमल के 3 प्लेस तक कोई डिस्टेंस होगी तो उसको हम मेज़र कर पाएंगे, और ये स्केल की कैपेसिटी है। तो ये बस बताता है कि कितना प्रिसाइसली हम मेज़र कर सकते हैं, कितनी छोटी से छोटी वैल्यू को मेज़र कर सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो कितना एक्यूरेट है, ये हमें नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। जैसा कि हमने कहा था, एक्यूरेसी प्रिसीजन बस डेफिनेशन है, इसको जानना है कि क्या होता है। मेन है एरर, तो चलिए एरर पे चलते हैं। ये लेक्चर हो सकता है थोड़ा सा लेंदी जाए, पर इस पर बने रहना है। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे एरर्स आ रही थी मेज़रमेंट में, ये एरर्स हैं। ठीक है, तो ये जो एरर्स आ रही थी ये, ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें पढ़ना है एरर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं एरर्स की। ठीक है, ताकि थोड़ा सा दिमाग में बैठा रहे। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, अभी आपने देखा एक्यूरेसी प्रिसीजन में जो मेज़रमेंट में एरर आती है, जो भी हमारे एक्सपेरिमेंट में या मेज़रमेंट में जो भी एरर आती है, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो आप कुछ मेज़रमेंट लेते हैं, कुछ वेट मेज़र करते हैं, तो इसमें जो एरर आने की प्रोबेबिलिटी है, या फिर जो मेज़र करने में एरर आ जाती है, या फिर लिखने में एरर आ जाती है, वो सारी एरर्स कहलाती है। मेज़रमेंट में जो एरर आती है वही एरर कहलाती है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा। अनसर्टेनिटी in measurement by instrument is called error। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हो सकता है कि जो हमने स्केल बनाई हो या फिर जो हमने स्केल खरीदी हो वो ख़राब हो, उसमें कुछ डिफेक्ट हो सकता है उसकी स्केलिंग सही नहीं हो। अगर आपने वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज देखा होगा, जिसमें से राउंड करके कुछ बना होता है और उसको घुमाते हैं किसी गोल चीज़ को मेज़र करने के लिए, तो हो सकता है कि जो राउंड होता है वो जीरो पे ना आके, जैसे जीरो पे आता है तभी मेज़र करते हैं कितना है, वो एक फिक्स होता है कि जीरो पे आना ही आना चाहिए। तो या फिर कोई स्केल है हमारा, उसमें जीरो गलत जगह मार्क हो गया, या फिर वो जीरो मिट गया है, या फिर स्केल पुरानी हो गई है, तो उसमें भी मेज़र करने में कमियाँ आ जाती है। तो जो मेज़रमेंट में जो गलत रीडिंग आती है उसी को एरर कहते हैं। तो रीडिंग्स गलती दो तरीके की हो सकती है, एक तो स्केल वाली गलती, इंस्ट्रूमेंट में कोई गलती हो, और दूसरी हमारे कैलकुलेशन में कोई गलती हो। दो जगह गलती आ सकती है। अगर इस इंस्ट्रूमेंट में गलती आ गई तो हमारे कैलकुलेशंस में भी गलती आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम चलते हैं एरर्स के टाइप्स पे, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एरर्स की टाइप पे चलते हैं।
तो यहाँ पे जितना भी हो सकता है पॉसिबल उतना एरर को हम, ठीक है, तो एरर और यहाँ पे लिखते हैं सिस्टमेटिक एरर। इस एक एक करके सभी को देखेंगे। सिस्टमेटिक एरर, और इस सिस्टमेटिक एरर में भी दो एरर्स आते हैं और इनको लिख लेते हैं इंस्ट्रूमेंट एरर, इंस्ट्रूमेंट एरर, और दूसरा एक्सपेरिमेंट टेक्निक और प्रोसीजर एरर इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। और प्रोसीजर, जो प्रोसीजरल एरर होती है, ठीक है। अब जो होता है दूसरे टाइप का जो एरर होता है उसको सिस्टमेटिक एरर हो गया हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, और एक पर्सनल एरर भी होता है, इसमें तीसरा टाइप भी ऐड कर लो आप, पर्सनल एरर। पर्सनल एरर का मतलब ये होता है कि हम जैसे हमारी आइज़ की वजह से जो एरर आती है उसकी वजह से, क्योंकि आपको पहले ही बताया था कि आइज़ डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट एक ही चीज़ को अलग अलग दो पोजीशन पे देखती है। तो मान लो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है और वो डिवाइसेस ऐसे सेटअप है जिससे कि वो सिर्फ एक ही आँख से देख सकता है, तो वहाँ पे भी कुछ एरर आने की चांसेस हैं, ठीक है। दूसरा होता है रैंडम एरर, ठीक है। तो रैंडम, तो यहाँ पे रैंडम एरर और इसके बाद एक और आता है लीस्ट काउंट एरर, ठीक है। अब इन एरर्स को पढ़ने के बाद, ठीक है, ये एरर्स के टाइप्स हैं, इनको पढ़ने के बाद हम कुछ और चीज़ें देखेंगे जो जिसके बेस पे न्यूमेरिकल लगेगा। तो ये सारी बस थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, तो इनको समझ लेते हैं एक एक करके। और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ, अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, और नहीं लिखना चाहो तो आपकी मर्जी, ठीक है। वैसे मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको नोट्स में काम आए। अदरवाइज़ जो अभी मेन टॉपिक आने वाले हैं वो 3 टाइप्स के एरर है, और जो आपको अभी एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, जिस पे आपको न्यूमेरिकल्स बनेंगे। तो यहाँ पे इनकी बस डेफिनेशंस देखनी है, और मतलब ये होते क्या हैं, सिस्टम्स एरर्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें देखनी है। तो चलिए इनको एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सिस्टमेटिक एरर क्या होता है। सिस्टमेटिक एरर मान लेते हैं पहला है, तो यहाँ पे देखते हैं सिस्टमेटिक एरर्स क्या होते हैं। जैसे मान लिया आपने कि सिस्टमेटिक एरर, डिटेल में ही समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टमेटिक एरर आराम से चलते हैं, थोड़ा सा लेक्चर लेंदी होगा बट आप देखते रहो। सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर का मतलब क्या होता है कि हो सकता है कि कोई भी वैल्यू हो, जैसे मान लो 5 मेज़र करना है तो किसी ने 6 मेज़र कर दिया, और या तो हो सकता है कि किसी ने 4 पॉइंट समथिंग मेज़र किया, यानी एक्चुअल वैल्यू हो सकता है वो आगे चल जाए या फिर थोड़ा पीछे रह जाए। तो इस टाइप की वैल्यूज़ को हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर, ठीक है। तो लिख लेते हैं और इसको अभी डिटेल में एग्जांपल समझ लेंगे। द एरर विच अकर इन वन डायरेक्शन ओनली, इन, अभी बता देता हूँ वन डायरेक्शन क्यों कह रहा हूँ, अभी समझ में आ जाएगा आपको। वन डायरेक्शन ओनली, दैट इज, इसका मतलब है आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव आर कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे वन डायरेक्शन क्यों कहा गया, जैसे आपने नंबर लाइन देखी है, ये एक्चुअल वैल्यू है, तो हो सकता है कोई यहाँ पे मेज़र कर ले, हो सकता है कोई इसके पहले मेज़र कर ले, 4.8 लिख दे, हो सकता है कोई यहाँ पे हो 4.8 हो, मतलब 5 से कम। तो इसमें कहता है कि इसमें गलती एक ही प्रकार की होगी, मतलब या तो प्लस वाली गलती होगी, या तो कोई बंदा प्लस का मेज़र कर सकता है या तो माइनस का मेज़र कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं होगा किसी की वैल्यू 4 भी आ जाए और 6 भी आ जाए, किसी चीज़ को मेज़र करते हुए ऐसा नहीं होगा कि एक ही बंदे की वैल्यू 4 भी आ जाए 6 भी आ जाए, मतलब फिलहाल। तो इस टाइप के एरर को हम सिस्टम एरर कहते हैं, क्योंकि कभी कभी हो जाता है ऐसा कि दो दो वैल्यू आती हैं, उसके लिए हम देखेंगे आगे। तो ऐसा एरर जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो, यानी या तो पॉजिटिव एरर हो या नेगेटिव हो, यानी कि या तो जो वैल्यू हमने मेजर की एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा हो, या तो जो हमने वैल्यू मेजर की है वो एक्चुअल वैल्यू से कम हो। यही दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो एकदम एक्चुअल वैल्यू आएगी
ठीक है। जब एक्चुअल वैल्यू आएगी तो कोई एरर नहीं, जब एक्चुअल वैल्यू से वैल्यू या तो आगे होगी या तो पीछे होगी, उस टाइप की वैल्यू को कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। अब जैसे मान लो आपको कि कोई डिस्टेंस है और वो 1 मीटर है, और इसको जितने भी लोग आ रहे हैं मेज़र करने, वो 1.2 1.3 इससे ज़्यादा मेज़र कर रहे हैं, हमेशा वैल्यू इससे बड़ी आ रही है किसी न किसी वजह से। ठीक है, तो उस समय क्या होगा कि ये वैल्यू क्या कहलाएगी, सिस्टमेटिक एरर, कि बार बार हमेशा प्लस वाली गलती आ रही है। या फिर हो सकता है कि कोई डिस्टेंस हो और सभी लोगों की डिस्टेंस हमेशा कम आ रही हो, 96 94, ठीक है, तो इस तरीके की गलती आ रही हो, तो ये भी हमेशा लेस वाली गलती है, यानी नेगेटिव है, थोड़ा सा कम है। नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नंबर नहीं समझेंगे, मतलब एक्चुअल वैल्यू से पीछे की वैल्यू। ठीक है, तो सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, वो एरर जो या तो प्लस हो या तो माइनस हो मेजरमेंट के समय। ठीक है, अब ये सारी एरर्स आती कहती हैं इंस्ट्रूमेंट एरर्स। ये एरर्स क्या होती है, जैसे मान लिया कि इंस्ट्रूमेंट एरर में कि जैसे आप इसको लिख देते हैं, इंस्ट्रूमेंट एरर कैसे हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट एरर। ठीक है, जैसे मान लो कोई मीटर है, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 लगा हुआ है, और वो 2 एम्पियर की करंट मेज़र कर रहा है करंटली। ठीक है, और एक्चुअल में जो करंट फ्लो हो रही है, जो ये मेज़र कर रहा है, मेजर करंट, ये क्या हो रहा है 2 एम्पियर, और जो एक्चुअल में फ्लो हो रही है वो 2.5 एम्पियर फ्लो हो रही है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, 0.5 का एरर है इसमें। तो ऐसा 0.5 का एरर इसलिए है क्योंकि ये जो बनाई गई है मशीन, इसके बनावट में ऐसा कुछ रखा गया है जिसकी वजह से इसमें 0.5 का हमेशा एरर दिखाएगा। जब ये 4 दिखा रहा होगा तो उस समय जो एक्चुअल करंट होगी वो 4.5 होगी, जब ये 5 दिखा रहा होगा तो उस समय ये 5.5 होगी, और जब ये 5.5 दिखा रहा होगा तो उस समय ये 6 होगी। तो यानी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, इंस्ट्रूमेंट भी कभी कभी गड़बड़ बन जाते हैं, तो उनकी वजह से जो एरर आती है उसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट एरर। ठीक है, या फिर इसकी रीडिंग कभी जैसे मान लो ऐसा बना दिया कि यहाँ पे अगर ये 0 है तो ये, जैसे मान लिया कोई वेट मेज़र करने वाला है, कोई वेट मेज़र करने वाला है, ठीक है, और यहाँ पे ये 0 है, और यहाँ पे 10 20 30 40 और ये सब सारे स्केल लगे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कोई आदमी इस पे जब पैर रखता है तो ये मेज़र करता है, तो मान लो वो इंस्ट्रूमेंट कुछ ऐसा डिजाइन है कि ये 0 पे कभी आता ही नहीं है, ये तो हमेशा जो है कहाँ रहता है, या तो 0 और 10 के बीच में रहता है, या इसके पहले 0 के पहले जो भी नंबर है उसके बीच में रहता है। जैसे मान लिया 100 के तक ये वेट कर सकता है, तो इसके बीच में रहता है। तो ये जो कांटा है वो कभी भी किसी फिक्स नंबर पे नहीं जाता, यानी जब भी रीडिंग मेजर करनी होती है तो वो घूम फिर के कुछ ऐसा शो करता है, तो वहाँ पे भी यानी 0 पे नहीं जाने का, 0 पे नहीं जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट एरर किस किस वजह से आ सकती है, इम्प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग, इम्प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग या कैलिब्रेशन, और दूसरा 0 एरर, कि ये कभी इस पे जाएगा ही नहीं 0 पे। तो कुछ इस तरीके के एरर को हम कहते हैं क्या होता है ये आपका, इसकी वजह से जो एरर आती है, जैसे हमेशा ये कम मेज़र करेगा या फिर हमेशा ज़्यादा मेज़र करेगा, तो इस तरीके की जो एरर आती हैं वो सिस्टम एरर के अंडर में आती हैं। ठीक है, अब दूसरी बात हो सकती है, पहला तो हमने ये कर लिया कि हमारा मशीन में कोई गड़बड़ी हो, दूसरा जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ कर रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ कर रहे हैं, मान लिया वहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा है z बराबर a इंटू बी, और मान लिया a की वैल्यू हमारी 2 आ गई और b की वैल्यू आ गई 3, जबकि जो ये एक्चुअल वैल्यू है और हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमारी वैल्यू आ रही है 1.9 और b की आ रही है 2.9। तो यहाँ पे कैलकुलेशंस की वजह से भी कुछ एरर आएगी, या फिर हमारे जो मेथड है वो फॉल्टी हो सकता है, तो वहाँ से जो एरर आती है। या फिर जैसे मान लिया हमने कोई केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और हम यहाँ पे हमें 2 ग्राम सोडियम चाहिए था, ठीक है, और हमने यहाँ पे वेट लगाया और ऊपर पंखा चल रहा था, तो इस पंखे की वजह से 2 ग्राम कम हो गया, ठीक है, या हीट की वजह से, कुछ वजह से 2 ग्राम कम हो गया, ये पंखे की वजह से चलने से ये तराजू थोड़ा सा नीचे चला गया, तो वहाँ पे जो है हमारा जो है क्या होगा, ये रीडिंग गलत आ गई। अब जब रीडिंग गलत आ गई तो पूरा एक्सपेरिमेंट में वैल्यू गलत आएगी, यानी एरर होगा कुछ ना कुछ। दूसरी बात, मान लिया हमने कोई लोहे का इंस्ट्रूमेंट है और उसको यूज़ कर रहे हैं कोई हीट चीज़ को मेज़र करने के लिए, तो मान लिया वहाँ पे वो इतना ज़्यादा हीट है कि इसको हीट दे दिया और ये एक्सपेंड हो गया, तो यहाँ पे रीडिंग गलत आने लगेगी, यानी गलत रीडिंग आएगी, यानी हमारी जो टेक्निक्स है वहाँ पे यूज़ करने की, इसके बजाय हम इसको पहले ही मेज़र कर सकते हैं। तो जो टेक्निक है उसमें अगर कोई फॉल्ट आता है, वहाँ पर कोई एरर आती है, तो वो कहलाती है एक्सपेरिमेंटल एरर। ठीक है,
तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल एरर हो गया। दूसरा पर्सनल, इसमें और क्या कारण सिस्टमेटिक एरर के? पर्सनल। जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है और कुछ उसका डिवाइसेस कुछ इस तरीके से एडजस्ट है, कि उसको ऐसे झुक के देखना पड़ रहा है और उसकी एक आंख से ही ये रीडिंग दिख सकती है। तो हमेशा कभी इससे देखेगा कभी लेफ्ट से देखेगा तो रीडिंग बार बार उसको रिफ्लेक्टेड दिखाई देगी। तो कुछ ये पर्सनल एरर भी आ सकती है उसमें, ठीक है। या फिर हमारी आंखों की वजह से जो भी एरर आती है, या फिर कोई देखने में कोई देख नहीं पाता है सही से, चश्मा लगा के बैठा है, या फिर उसका चश्मे का नंबर घट पड़ रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके की जो एरर आती है वो क्या कहलाती है? सिस्टमेटिक एरर। और इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? अच्छा ही बढ़िया मेथड लगाएं, बहुत ही बढ़िया डिवाइसेस यूज़ करें, ठीक है, और केयरफुली ऑब्जर्व करें। तो इस तरीके से इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये रैंडम एरर क्या होता है? यहाँ पे हमने इन तीनों चीज़ों को डिस्कस किया। अब रैंडम एरर क्या होता है? यहाँ पे बस आपको थियोरेटिकली इसको जानना है, इसमें कोई न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है। तो अभी देखते हैं, न्यूमेरिकल पार्ट पे चलते हैं थोड़ी देर में। रैंडम एरर, तो देखते हैं रैंडम एरर क्या होती है। रैंडम एरर, अब रैंडम एरर वो सारी एरर होती है जो सिस्टमेटिक एरर से एसोसिएट नहीं होती है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। द एरर which cannot be associated with any systematic or constant cause। अब जैसे मान लो इसमें कि क्या हो गया कि हम कोई जो है करंट मेज़र कर रहे थे और ये 2 आ रही थी और हमारे डेटा यहाँ पे नोट हो रहा था, ठीक है। अचानक से इसमें फॉल्ट हुआ वायर में, कनेक्शन में, और ये अचानक से इसकी रीडिंग बढ़ गई, स्पाइक हो गई। और उस समय मान लो मैं अपनी रीडिंग नोट कर रहा था और अचानक से मैंने नोट कर लिया, मुझे नहीं पता डिवाइस में क्या खराबी, डिवाइस पूरा परफेक्ट था और आउटर सर्किट में कुछ प्रॉब्लम हुई, और या फिर बाहर की इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज ड्रॉप या अप हुआ, और मैं यहाँ पे रीडिंग नोट करता जा रहा था पर सेकंड, और वहाँ पे मैंने रीडिंग गलत नोट कर ली क्योंकि यहाँ पे स्पाइक की वजह से ऐसी रीडिंग आ रही थी और मुझे लगा कि ये मेरी एक्चुअल रीडिंग है। इसकी वजह से जो एरर आती है वो रैंडम एरर। या फिर मेरे पास जो स्केल है उसकी कैपेसिटी ही है कि वो 0.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकती है और मुझे इससे भी छोटी चीज़ मेजर करनी है, तो वहाँ पे मैंने अप्रॉक्सीमेशन ले लिया, ये वाली जो एरर आ गई वो कहलाएगी रैंडम एरर, ठीक है। तो इस तरीके की जो एरर्स आती हैं वो कहलाती हैं रैंडम एरर्स, ठीक है। और ठीक है, तो और इसमें जो आता है लीस्ट काउंट एरर क्या होता है? लीस्ट काउंट एरर अभी आपको डेफिनेशन लिखवाया था पहले, वही चीज़ है कि डिवाइस की भी एक लिमिट होती है कि ये कितना मेजर कर सकता है। तो अब उससे नीचे का या फिर उससे अधिक प्रिसीजन का हमें वैल्यू लेना है तो वहाँ पे भी एरर आ सकती है कि वो मेज़र ही नहीं कर सकता, तो हमें मजबूर, जैसे मान लीजिए हमारे पास मीटर स्केल ही है और हमें 0.1 सेंटीमीटर से छोटा वैल्यू मेज़र करना है पर हम मेज़र ही नहीं कर सकते, वहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन लेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट की लिमिट की वजह से जो एरर आती है वो लीस्ट काउंट एरर कहलाती है, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस थी और टाइप ऑफ एरर्स था, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। अब जो आने वाला है जो आपको न्यूमेरिकल पार्ट कवर करेगा, इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है अभी दूसरी वीडियो बना देता हूँ मैं, इसको इसमें इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।